हेलो एवरीवन। तो भाई फाइनली केवीएस का रिजल्ट और एग्ज़ाम डेट दोनों डिक्लेयर हो गई हैं और बहुत सारे लोग जिनका क्लियर हो गया है। देखो जिन जो डिस्क्वालीफाई हैं वो तो हैं ही थोड़ा सा डिमोटिवेशन में, लेकिन जो क्लियर हो गए हैं इवन उनको भी अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। वो भी एक अलग स्ट्रेस लेवल में है, ओवर थिंकिंग में है कि अब 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, कैसे अपने सिलेबस को कवर अप करें। तो कॉमर्स के लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है, हालांकि मैंने वो 30-40 डेज लिख के डाला है, बिकॉज वो वीडियो मैंने डाल दी थी बट ड्यू टू सम रीजन मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई थी। और दो वीडियोस ऐसे मैंने शूट करी थी टाइम टेबल के रिगार्डिंग और पूरा कंप्लीटली कॉमर्स का सिलेबस और कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास के चैप्टर से आ रहा है, सारी मतलब इन डिटेल कि आपको फिर सिलेबस के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सारे सोर्सेस उसमें बताए थे। आज या कल में ही मैंने वो वीडियो डाली है। तो ये 2-3 वीडियो थी जो मैंने शूट कर ली थी, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने डाला था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये लगा रखी थी कि शायद अप्रैल तक फर्स्ट या सेकंड वीक तक एग्जाम जाए। तो उस अकॉर्डिंग 30-40 डेज़ का प्लान बनाया था। ऑल्दो मैंने ये फैब लास्ट वीक में शूट कर ली थी वीडियो, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो 1-2 दिन तो वैसे सोचा कि करूँ या ना करूँ, है ना, लेकिन फिर मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और अगर वो सिर्फ 30-40 डेज़ को अगर आप जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि हमें कैसे कवर करना है अपना सिलेबस, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है, सारी चीज़ें इन डिटेल उसमें मैंने मेंशन की हुई है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि जो अपना सब्जेक्ट है पीजीटी कॉमर्स, इसमें किस तरीके से करना है और जो पीवाईक्यू है डिस्क्रिप्टिव को लेके, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रॉपर पीडीएफ शेयर करी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे मैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं बना दिए हैं क्वेश्चन। तो आज अपना जो सब्जेक्ट है पीजीटी कॉमर्स उसी पे बात कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि पीवाईक्यू को मैंने पूरा डिकोड किया है और मैं आपको पीवाईक्यू दिखा के ही शो करूँगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल यही कर रही हूँ क्योंकि देखो नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। हो सकता है कि जिस चैप्टर को हम बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट मान रहे हैं उसमें से कोई मेजर क्वेश्चन बन जाए। तो नोबडी नोज कि एग्जाम में क्या आएगा, एमसीक्यूज में क्या आएगा। लेकिन जो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ये हो सकती है कि हम पीवाईक्यू को एनालाइज करके एक रफ आइडिया लग जाता है हमारे सामने कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक एग्जाम में आए हैं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट जो आंखों के सामने है उसको तो ना हम इग्नोर करें। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि पहले मैंने वो डिकोड किया जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पीवाईक्यू को डिकोड किया, एक एक क्वेश्चन के को देखा कि कौन से चैप्टर से आया है, देखने की समझने की कोशिश करी कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन मिक्स एंड मैच करके आएंगे। तो वो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या जो मुझे समझ में आया, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम की रहेगी, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी कम है तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना, कुछ ओवर थिंकिंग में कुछ भी फालतू की वीडियोस देखना। अब सिर्फ आपकी पढ़ाई आपके हाथ में है, अभी कोई क्लासेस लेने का, कोई कोर्सेज लेने का कोई टाइम नहीं है। जस्ट अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, समझो, बुक्स आपके पास है, नहीं है तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो पीडीएफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी की प्रॉपर पीडीएफ मिल जाती है चैप्टर्स की, मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती रहती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में जहाँ कहीं भी डाल रही हूँ वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप लिंक के लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे कि चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे लास्ट में जब स्क्रॉल करोगे तो उसमें टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट आप चैनल पे पहुँच जाओगे। सेम लोगो और सेम नाम से, जो यूट्यूब का नाम और लोगो है सेम उसी नाम और लोगो से टेलीग्राम का भी अकाउंट है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो कंटेंट चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर देना, तो जो भी मेरे पास नोट्स होंगे या जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ फिर मैं उस अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी पीवाईक्यू डिकोडिंग के लिए के बारे में कि हमने कैसे वो किया है और किस तरीके से हम आगे अपने प्लान कर सकते हैं। तो भाई ये जो पेपर है ये मैंने जानबूझ के इसका स्क्रीनशॉट यूज किया है, ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट हो जाए कि हाँ एग्जैक्टली ये पेपर ही है कोई, और ये कहाँ का है वो इसमें मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आई थिंक 2023 में, ईयर इसमें कहीं मेंशन नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है 2023 में हरियाणा में एचपीएससी के पेपर हुए थे, यानी वो जो है वो पीजीटी के पेपर्स कंडक्ट करवाता है पीजीटी के, ठीक है। तो उसमें 2023 में जितनी भी वैकेंसीज निकली थी लगभग सारे सब्जेक्ट्स की निकली थी, तो सबके पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्टेट एग्जाम में पीजीटी के लिए ये डिस्क्रिप्टिव वाला पैटर्न जो है वो अडॉप्ट किया था, और होना भी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारी तो शामत आ जाती है कैंडिडेट की, तो बट फिर भी ये होना चाहिए, सही है ये चीज, क्योंकि इस बहाने हम डीप में पढ़ लेते हैं चीजों को। तो ये भी पूरा पैटर्न था
18 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे और उस एग्जाम की कंडीशन ये थी कि आपको कोई भी 15 करने, लेकिन हमें केवीएस ईएमआरएस में कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। केवीएस में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के, और ईएमआरएस में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और इतने ही फिलहाल के हिसाब से तो जो उन्होंने भेजा है, हमें जो नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से यही है। हो सकता है एग्जाम में हमें ऑप्शंस मिल जाए, मे बी इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन दे दे, पर हाल फिलहाल तो यही है कि इन टोटल आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं दोनों एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 10 नंबर का एक होने वाला है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन की जो लेंथ है, देखो 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो उस अकॉर्डिंग आपको लग सकती है। ये देखिए इस तरीके से किसी किसी क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा बाइफिकेशन किया हुआ है कि जो डिफाइन बिजनेस है ये 2 नंबर का होगा, बीच वाला जो ये पार्ट है ये आपका 6 नंबर मिलेंगे, और लास्ट में जो आप रिलेवेंट एग्जांपल्स दोगे, कंक्लूजन वगैरह दोगे, उसके लिए 2 नंबर है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया क्योंकि सिंपल एक स्टेटमेंट दी है, इसमें भी एक स्टेटमेंट दी है, तो इसमें भी डायरेक्ट बोला कि 10 नंबर में आप इसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से हो सकता है हमें केवीएस ईएमआरएस में देखने को मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें फिर पता चल जाएगा कि हमें कौन से पार्ट पे कितने वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, हम कम ज्यादा उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको कौन से चैप्टर से मिलेंगे। एक और चीज, इन क्वेश्चंस की एग्जैक्ट जो आंसर राइटिंग है, जो 10 नहीं 4 मार्क्स में जो बन सकती है विद वर्ड लिमिट बिटवीन 120 टू 150 वर्ड्स, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, और मैंने एक वीडियो भी बना के उस पोस्ट किए हुए चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा 11th क्लास, यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा 11th क्लास की बीएसटी के चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उससे ये क्वेश्चन उठाया है, और उसमें भी डायरेक्ट दिया हुआ है प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है बिजनेस बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है। जो चैप्टर है उसमें प्योरली ऐसे एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंस बताया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर से। ठीक है, कि एक डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भाई पूछा है आपसे कि प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट के से ये पूछना चाह रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें पार्टनरशिप और पब्लिक कंपनी दोनों के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, तो हमें कंपेयर करके बताना है कि प्राइवेट कंपनी कैसे पार्टनरशिप से और कैसे पब्लिक कंपनी से सिमिलर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका बन रहा है 11th क्लास की बीएसटी का चैप्टर 2 जो हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस तरीके से यानी हमें प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स हमें देखने हैं जिसको हम पार्टनरशिप से मैच कर सकते हैं, कुछ फीचर ऐसे लिखने हैं जो हम पब्लिक कंपनी से मैच कर सकते हैं। तो इसका भी पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और आपका पार्टनरशिप, फिर आपका कंपनी, फिर उसके बाद आपका HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सबका पूरा एक टेबल बनाया हुआ है और पूरा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। तो पूरा ना पूछ के इन्होंने कंपैरिजन के फॉर्म में 2 से 3 का पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, साथ के साथ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा रहे हैं। और जो ये पीजीटी के पेपर होते हैं ना हरियाणा में, देखो टीजीटी का तो मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो पीजीटी का पेपर है और जो एस्टेट पेपर होते हैं, ये दोनों पीजीटी लेवल के काफी अच्छे लेवल के आते हैं, जल्दी से बच्चों का क्लियर भी नहीं होता है, तो ये हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये आपका जो है कि अगेन 11th क्लास की बीएसटी का आपका है चैप्टर नंबर 4 जिसमें शायद उसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, उसमें सारा मिलेगा, और उसी से टेक्नोलॉजी को ऐड करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके आंसर्स मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम पे। अभी से क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है, सम आर्ग्यूज दैट द WTO इज अ पिलर, WTO is the third pillar of the global business, but many argues that WTO is a wrong trade organization. इसको भी आपको कमेंट करना है, यानी पहले आप क्वेश्चन को समझना है। एक क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हैं कि आपको WTO एक थर्ड पिलर है यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, दूसरे में बोला है कि WTO एक रॉन्ग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कुछ ये गलत काम भी करती होगी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो ये दोनों ही पॉइंट्स को हमें बताना है। दोनों 5-5 नंबर के दिए हुए हैं।
ठीक है, अब हमें नहीं पता केवीएस ईएमआरएस में ऐसा बाइफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा उसके लिए थोड़ा इजी हो गया होगा ये दो स्टेटमेंट्स को 5-5 नंबर के हिसाब से डिफाइन करना है। तो 5-5 पॉइंट तो वो डालेगा ही उसमें, थोड़ा बहुत इंट्रो देगा, कंक्लूजन देगा, बन गया 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट। ये भाई हमारा चैप्टर आया है 11th क्लास की बीएसटी। इसमें सीक्वेंस में दिया है, पहले सब 11th मिलेगा फिर 12th मिलेगा, सेम अकाउंटेंसी में भी 11th 12th का मिक्स, तो पहले सारे क्वेश्चन 11th के मिलेंगे। ये है आपका चैप्टर, एक सेकेंड, WTO, एक बार मैं चैप्टर नंबर देख लेती हूँ, मैंने सेपरेटली लिखा होगा ये। यस, चैप्टर नंबर 11 है ये। ठीक है, जिसका जो इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल बिजनेस है, जो हमारी बिजनेस स्टडीज की पार्ट 2 है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बीएसटी का जो पार्ट 2 है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें आपको ये मिलेगा चैप्टर 11। डन। तो WTO हमें अच्छे से करना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो डिस्कस various sources of financing for raising funds from market and list the factors on which the organization choose the sources of funding। तो ये जो आपका क्वेश्चन है भाई ये स्ट्रेट बना है 11th क्लास बीएसटी चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत क्यों है और फिर उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें हम देखते हैं कि शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, ये सब तरीके से, या जो बैंक लोन हो गया, इस सब तरीके से कंपनी जो है वो अपने लिए फंडिंग एक्वायर करती है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो 6 क्वेश्चन है भाई इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो CSR से हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, और देख लेते हैं। CSR एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस स्टेटमेंट को आपको एटलीस्ट 5 आर्ग्यूमेंट्स यानी 5 तो देनी है इस नंबर के हिसाब से, 10 नंबर के हिसाब से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था। ये चैप्टर नंबर मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर नंबर ये 11th क्लास की बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, और उसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, इस नाम से चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ चैप्टर्स के नाम। अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हो तो हो सकता है चैप्टर्स आगे पीछे हो, वैसे होते नहीं है, लेकिन वो आप देख लेना, इसलिए मैं साथ में नाम भी बोलती जा रही हूँ। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लिंकेज अमंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, वैसे करने तो मेरे सारे चैप्टर्स है, लेकिन ये वो चैप्टर्स है जो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस ये आपका जो चैप्टर है, ये है, देखो यहाँ 2 चैप्टर्स आप पढ़ोगे तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, और ये है आपका 11th बीएसटी का एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, और आपका 12th क्लास की बीएसटी का है चैप्टर नंबर 3, दोनों का ही चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन दोनों को लिंक करके इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिंक करते हुए भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है, जो ये वाला चैप्टर 12th का, एनवायरमेंटल एनालिसिस को के कंसेप्ट को कनेक्ट कर दिया है बिजनेस एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग से। तो इन दोनों चैप्टर को करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। देन 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन इज अबाउट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन डिस्करेज क्रिएटिविटी। ये आपको स्टेटमेंट दे दी, और ये स्टेटमेंट पता है आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेगी। जो लोग कमेंट्स में नेगेटिव हो जाते हैं ना कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आएगा, भैया एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, कई बार तो एमसीक्यूज ऐसे देखे गए कि एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दी, बीच में डैश मार दिया और डैश के लिए 4 ऑप्शन दे दिए। तो एनसीईआरटी को आप हल्के में मत लो, एनसीईआरटी से आएंगे, स्टेट आपको एज इट इज आपको स्टेटमेंट उठा के दे देंगे, बोलेंगे इसको जस्टिफाई करो। तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होगी, जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं, जो भी पब्लिशर्स होते हैं, वो अपनी बुक में एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी बीएसटी के लिए तो स्पेशली मैं एनसीईआरटी को ही प्रेफर करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, वो आप कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा चैप्टर, अब आगे 12th की बीएसटी स्टार्ट हो गई, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, उस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। देन आपका 9th क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रिस्क इज एसोसिएटेड
with cost structure whereas financial risk is associated with capital structure of business concern। अगेन एक स्टेटमेंट दी है और इसको आपको एग्जामाइन करना है और इसमें तो भाई दे रखा है 3+7 का मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी क्लियर होगी 12th क्लास की बीएसटी में। चैप्टर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। देन जो 10th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि एमसीक्यूज में या डिस्क्रिप्टिव में किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर आएगा और आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मेक अ कंपैरिजन बिटवीन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ऑफ हर्जबर्ग एंड मैस्लो, इसके बारे में पूछा। ये आपका जो चैप्टर है ये 12th बीएसटी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 है आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई 7 पीस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पीस एक्सप्लेन हाउ 7 पीस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मैंने स्टार मार्क किया इसका मतलब जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ से ये हमारे से केवीएस में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 12th बीएसटी और चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। देन बीपीआर रिक्वायर्स फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी दो चैप्टर्स को कॉम्बिनेशन करके इसका आंसर बनेगा। 12th क्लास की बीएसटी उसका एक तो है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है, टॉपिक है आपका चेंज एंड अडेप्टेशन कंसेप्ट, और आपका है प्लस इसी बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसमें कंट्रोलिंग और मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स बताए हुए, इन दोनों को मिला के इसका आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट देखिए भाई 13th, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, यानी बीएसटी ओवर हो गया। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि जो हमारे 18 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं तो 18 में से कितने हैं? 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 18, 12 क्वेश्चन किसके आए हैं आपके? बीएसटी के, ठीक है। और जो बचे 6 क्वेश्चन वो 6 क्वेश्चन है अकाउंट्स के, उसमें थ्योरी भी आ गई और प्रैक्टिकल भी आ गया। अब यहाँ से आपको अंदाजा आ जाएगा कौन सा चैप्टर हमें प्रायोरिटी पे करने सारे हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन से करने कि एटलीस्ट पहले ये कर ले, फिर टाइम बचा हिम्मत बची तो बाकी कर लेंगे, लेकिन पहले इनको कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन देखेंगे, ये है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, अच्छा स्टेटमेंट मैंने बता दी। इसका जो चैप्टर है ये है आपका 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक है और चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसी से क्वेश्चन ले लिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 14th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका 12th क्लास की अकाउंट्स का जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 उसमें से आया है। इशू फॉर फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स, जो चैप्टर है ना हमारा शेयर्स वाला, देखो उसमें दो ही चैप्टर्स बनते हैं, एक आपका पार्टनरशिप वाला बनता है और एक आपका शेयर्स वाला बनता है, और एक थर्ड चैप्टर है आपका डिबेंचर्स का, छोटा सा टॉपिक है। तो ये दो चैप्टर बहुत बड़े हैं और ये जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली लिया गया है आपका इस वाले शेयर्स वाले चैप्टर से, और शेयर्स वाले चैप्टर से हमें यही करना है जो इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ अभी बता देती हूँ क्या इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। इसमें आपका मिक्स आएगा जिसमें आपका फॉर फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका री इशू बहुत भी, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, बोलते बोलते गलत हो जाती है मेरे से। तो ये चीज फॉर फीचर और री इशू जो है, या जब बॉन्ड्स इशू करते हैं तो इस टाइप की वाली जो पार्ट है ना जिसमें एडजस्टमेंट ज्यादा होती है वो वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना, लो लेवल के क्वेश्चन मत करना, हाई लेवल के क्वेश्चन करो। जो डीके गोयल बुक है और एक आपकी टीएस ग्रेवाल बुक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहां से जो हॉट्स टाइप के क्वेश्चन है या जो हाई लेवल के टफ लेवल के क्वेश्चन है डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कोशिश करो कि मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आप कर लो प्रैक्टिकल चैप्टर से, ज्यादा मत करो लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 5 तो करो। लेकिन ये 5 कैसे होनी चाहिए? ऐसे जो बहुत ही टफ लेवल के, जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो, ताकि आपके शॉर्ट लेवल के क्वेश्चन भी इन्हीं में कवर हो जाए। तो ये इतना हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको एक सेकंड में इरेज कर देती हूँ। 15th जो चैप्टर है, सॉरी 15th जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लो। क्वेश्चन आप देख लेना वीडियो पॉज करके, ये सारी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हमारा कैश बुक दिया हुआ है और नीचे हमें पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये कौन सा चैप्टर से भैया आपका? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका 12th अकाउंट्स का जो आपका पार्ट 1 है अकाउंट्स की बुक, जैसे दो पार्ट में ना, एक पार्ट में तो शेयर्स वगैरह ये सब दिया हुआ है, उसमें आपका अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड कैश बुक कंसेप्ट, ये जो चैप्टर्स है इनमें से आपको मिलेगा। प्लस आपका जो बीआरएस वाला टॉपिक है
ठीक है, उसमें आपको मिलेगा 11th क्लास में, यानी ये जो है वो 11th प्लस 12th, ये दोनों के टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ये समझ लेते हैं। ये आपका 12th क्लास का अकाउंट्स है, पार्ट 2 में जो चैप्टर 6 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, भाई नंबर ऊपर नीचे हो सकता है चैप्टर का, मैं लिख देती हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा है, कहीं दिया भी होगा, हाँ ये रहा, ये देखो, AS3 रिवाइज जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड इसमें यूज किया, ये भी बताया हुआ है, और उस मेथड को यूज करते हुए, क्योंकि ये जो AS3 है वो इनडायरेक्ट मेथड को ही प्रेफर करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट्स अगर देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, परचेज ऑफ लैंड, डिविडेंड पेड, यानी अच्छी खासी इसमें भर भर के जो है एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो ये टफ लेवल का क्वेश्चन है और हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आगे दो क्वेश्चन और बच गए, वो और देख लेते हैं फटाफट से। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन देखें तो ये आपका जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये HPSC का एग्जाम था इसमें आपके यूजी और पीजी के भी कुछ टॉपिक्स इसमें लिए हुए हैं, यूजी के ज्यादा रहते हैं, तो ये आपका बीकॉम का पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जो 18th क्वेश्चन है ये भी हमारा, जो ये DBMS वाला है, ये भी हमारा टॉपिक लाइक सिलेबस में नहीं है, ये भी आपका बीकॉम का है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दो क्वेश्चन नहीं करने, तो इस PDF से या जो ये इमेजेस मैंने ली हैं इसमें हमें 16th क्वेश्चन मिल गए हैं। 16 में से देखते हैं एक क्वेश्चन ये, ठीक है, और भाई एक क्वेश्चन हमारा ये, और एक ये। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे अगर लिखें कि 12 आउट ऑफ 16 तो किससे हैं, प्योरली थ्योरी है और BST से लिया गया है। ठीक है, और जो बचे हमारे 4 क्वेश्चन, ठीक है, इन 4 क्वेश्चन में जो हमारे अकाउंट्स के थे उस अकाउंट्स में 3 तो प्रैक्टिकल है और एक हमें क्या मिला है, थ्योरी मिला है। ठीक है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको यहाँ पे पता चल गया है कि किस तरीके से करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। और MCQs की अगर मैं बात करूं तो MCQs के लिए मैंने बोला है यूथ पब्लिकेशन की या फिर यूथ कॉम्पिटिशन, हाँ इस नाम से आती है, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है PYQ। ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी परचेज कर लो, ऑनलाइन मत मंगवाना, नियर बाय स्टोर से खरीद लो, क्योंकि ऑनलाइन में फिर 3-4 दिन लग जाएंगे। ये मस्ट है, ये मस्ट है, इसको आप करो डेफिनेटली। और अगर नहीं मन है परचेज करने का तो गूगल करो, PYQ ढूंढो, KVS, EMRS, ठीक है, फिर आपका NVS और आपका DSSS भी, पहले ये एग्जाम्स उठाओ और इन एग्जाम्स के जितने भी आपको मिल पा रहे हैं PYQ, सब में अपना सब्जेक्ट ढूंढो, क्योंकि PYQ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और ये सारा मिलेगा, CDP वो नहीं देखना, सिर्फ अपना सब्जेक्ट देखना है, PYQs करो। ठीक है, तो ये है MCQ के लिए गाइडेंस, और डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बता ही दिया है, क्या पैटर्न रहेगा उस पर वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और देखो बस, अभी ओवर थिंकिंग मत करो और इस तरीके से अपने चैप्टर्स उठाओ और पहले इन चैप्टर्स को पूरा करो। ओके, अच्छा इनका एक मैं ये बता देती हूँ आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समरी। ठीक है, कि इस PYQ से हमें फाइनली कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं। पहले मैं ले रही हूँ 11th क्लास की BST, तो चैप्टर जो पहले करने हैं प्रायोरिटी पे, चैप्टर 1, 2, 4, 6, 8, 11 जो ये क्वेश्चन आए हैं उन बेसिस पे बता रही हूँ, करने जा रही है लेकिन पहले इनको करेंगे। 12th से जो है हमारा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 11। अगर हम बात करें अकाउंट्स की तो 11th अकाउंट्स की बात करें तो हमें सिर्फ चैप्टर 1 देखने को मिला है, और 12th अकाउंट्स की बात करें तो हमें मिला है जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, और एक आपका BRS। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमें मिले हैं। बाकी जो चैप्टर रह गए, ठीक है, उन चैप्टर से क्या आएंगे, रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं जो इसमें नहीं दिख रहे हैं आपको, उन चैप्टर से आपको MCQs तो डेफिनेटली मिलेंगे, पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लो। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, और आपका ये BRS तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया, और भी जितने भी अपने टॉपिक्स हैं उन सब से हमें क्या करना है, MCQs के लिए प्रैक्टिस करनी है, वहां से MCQs आएंगे। ठीक है, क्योंकि EMRS की बात करें तो हमारे पास रेशियो है 40:60, 40 मार्क्स का हमारे पास आएगा MCQ।
ठीक है। और केवीएस की बात करें तो भैया 60 एमसीक्यू है और आपके पास 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करो। और एक चीज जो फाइनली जो चीज करनी है वो आपको बता देती हूँ। ठीक है। आप कंसेप्ट के लिए आप करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है। और बीएसटी बीएसटी से हो जाएगा, बीएसटी इसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। और जो अकाउंट्स है, जो मैं कहूँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनके लिए आप क्या करो, एनसीईआरटी से बेस करो। उसके बाद डीके गोयल जाओ। डीके गोयल की बुक में जो हॉट्स क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, उनको करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फुल फ्लेज। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स उठा लो। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए इसमें भी जो टफ लेवल के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। ठीक है। डिफिकल्ट लेवल अच्छा होना चाहिए। एमसीक्यू तो पीआईक्यू से सॉर्टेड हो गया। इसके अलावा एक एग्जाम आइडिया बुक आती है इसी नाम से, ये मैं सोचो मैंने स्पेलिंग कर लिखी है, इसी नाम से आती है एग्जाम आइडिया। ठीक है। 11th-12th की बुक मिल जाएगी। बीएसटी के रहने दो बेशक, क्योंकि अब टाइम नहीं है। या फिर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, या कोई स्टूडेंट हो आपके नियर बाय, ठीक है, जिसका एग्जाम हो गया होगा, तो उसे आप ले सकते हो। तो बीएसटी और अकाउंट्स दोनों ही क्लासेस की बुक ले सकते हो। यहाँ पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और कमेंट कर देना, तो मैं वो कंटेंट आपको शेयर करती रहूंगी। ठीक है। आई होप ये वीडियो फ्रूटफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो वही मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट और बस लग जाओ अब।